उत्तराखंड को बने 20 साल पूरे हो गए हैं और 21वें साल में प्रवेश करने जा रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड को मिला का कहाँ क्या विकास, वहाँ कहाँ क्या कमी रही, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक और धास संस्था के फाउंडर लोकेश नवानी जी हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या परिवर्तन इन सालों में देखने को मिला। सर, सबसे पहले ये सवाल है कि आप लोगों ने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी, आप आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े रहे, आपने ग्रंथ भी लिखा है एक आंदोलन को लेकर। अगर परिवर्तन की बात करें तो तब से और अब तक, या यूपी में जिस तरीके से काम हो रहा था, उसको लेकर कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है? धन्यवाद पंकज जी। ऐसा है कि जो राज्य बना है तो निश्चित रूप से राज्य में कुछ परिवर्तन तो हुआ है और कई नई योजनाएं भी बन रही हैं और उसके परिणाम भी हमें दिख रहे हैं। जो हमारे आंकड़े हैं विकास के, वो ये बताते हैं कि जो राज्य है हमारा वो बढ़ तो रहा है, लेकिन जो उसकी गति होनी चाहिए और जो उसकी दिशा होनी चाहिए उसमें एक तो शिथिलता है, धीमापन है। और जहाँ पर विकास केंद्रित होना चाहिए वो कुछ एरियाज छूट गए हैं। सर, आप जिस तरीके से गाँव में काम कर रहे हैं, गाँव में किस तरीके से विकास, उसको लेकर भी आपने बहुत सारा काम किया है। लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का आप दौरा करते हैं, तो क्या लगता है कहाँ पे विकास रह गया है, कहाँ पे और मेहनत सरकारों को करनी होगी इसको लेकर? जो मेरा अपना देखना है, मैं ये मानता हूँ कि विकास के केंद्र में समाज का आम आदमी होना चाहिए। नंबर दो, हमारी अंतिम आर्थिक इकाई या पहली आर्थिक इकाई गांव है और पहली या अंतिम प्रशासनिक इकाई भी गांव है। इसलिए विकास के केंद्र में गांव होना चाहिए। सच तो यह है कि केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर बहुत सारी योजनाएं गांव के लिए बनी हुई हैं, लेकिन कुछ जो हमारे जो खासकर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर, चाहे वो सचिवालय की हो या गांव के स्तर पे जो ब्लॉक्स होते हैं, वहाँ पर जो हमारे नौकरशाही का ढांचा है वो उन विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में उतनी जिम्मेदारी नहीं लेता जितनी होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हमारे गांव का आदमी उतना शिक्षित नहीं है। इस रूप में शिक्षित तो क्यों नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं उसे ज्ञान होना चाहिए योजनाओं का, तो मैं ये पाता हूँ कि उन्हें उतना योजनाओं का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण वो जो योजनाएं बनती हैं उनको जब क्रियान्वित होना होता है धरातल पर, तो उसके कारण वो उन्हें वहाँ से लेने में वंचित हो जाता है। और गांव की अधिकांश योजनाएं जो हो रही हैं वो विकास की नहीं होकर, जैसे निर्माण कार्य लोग बना देते हैं, रास्ते बना देते हैं, मैंने गांव में देखा रेलिंग बना देते हैं, जैसे प्रवेश द्वार बना देते हैं, तो ये दरअसल विकास नहीं है। विकास सीधे सीधे उत्पादकता से जुड़ना चाहिए। वो कैसे? कि उससे आजीविका का सृजन हो, उससे रोजगार जनरेट हो। अब अगर ये काम नहीं होगा और खाली दीवारें रख रहे हैं, खाली रास्ते बना दे रहे हैं, पंचायत घर बना दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी न तो विकास मैं इसे मानता हूँ और न ये मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा रोजगार जनरेट कर रहा है। रोजगार जनरेट करने के लिए या आजीविका सृजन के लिए हमें इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए कि जो आने वाले 4-5 वर्षों में, जैसे मान लीजिए कोई भी पिछले साल इलेक्शन हुए, नई जो पंचायतों में चुनाव हुए, ग्राम सभाओं में नए लोग आए, तो वो ऐसा करें कि 5 साल में अपने गांव को उत्पादक बना दें कि जो पलायन का प्रतिशत है, जैसे कि हमारा पलायन आयोग ने बताया है कि निरंतर पलायन जारी है और उसे रोकने की बड़ी कोशिशें हैं, लेकिन वो रुकेगा कैसे? जब वो योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। लेकिन धरातल पर कौन सी योजनाएं उतरेंगी ये समझना है। वो योजनाएं होनी चाहिए जिससे पहाड़ के समाज की उत्पादकता बढ़े। उत्पादकता बढ़ेगी तो जो उनके जो जिन चीज़ों के लिए उनकी आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति होगी, आप उससे उनकी आय सृजित होगी। आय सृजित होगी तो भुगतान की कैपेसिटी बढ़ेगी। भुगतान की कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लेंगे और इस तरह से उनका जीवन स्तर भी अच्छा होगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग उत्पादकता की जो कार्रवाइयाँ हैं या उत्पादकता से संबंधित जो योजनाएं हैं उन्हें सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं।
या नहीं हो पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास योजनाएं नहीं हैं, योजनाएं बहुत सारी हैं, उद्यान की हैं, मत्स्य पालन की हैं, कुक्कुट पालन की हैं, लेकिन आप धरातल पर जाकर देखिए कि ये योजनाएं कितनी क्रियान्वित हो पा रही हैं। अधिकांश गांव जो बना रहे हैं वो रास्ते बना रहे हैं, वो द्वार बना रहे हैं और पंचायत घर बना रहे हैं या दीवारें बना देते हैं, लेकिन इससे क्षणिक रोजगार मनरेगा के तहत मिल जा रहा है कुछ समय के लिए, लेकिन इससे जिसे कहते हैं कि वास्तविक उत्पादकता नहीं हो पा रही है। मेरा अपना मानना है कि सारा उत्तराखंड सब्जी के लिए अपने बाहरी प्रदेशों पर निर्भर है। प्रश्न ये है कि हम सब्जी में आत्मनिर्भरता का अभियान चलाएं। आप देख लीजिए, कोटद्वार से लेकर, हल्द्वानी से लेकर, ऋषिकेश से लेकर या विकास नगर के मार्केट से लेकर सारे फल पहाड़ों में ही जा रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि हमारी जलवायु फलों के उत्पादन के लिए अच्छी है, लेकिन अभी भी हम समझ नहीं पाए कि किस तरह से बागवानी का विकास किया जाए। अभी हमारा जो उद्यान विभाग है वो किस तरह फल दे रहा है, नींबू दे रहा है, वो इस तरह के फल दे रहा है, क्या कहते हैं, आड़ू दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो किसी को 4 आड़ू, 4 आम, 4 अमरूद ऐसे फल देकर किसी भी तरह की बागवानी संभव नहीं है। बागवानी का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी गांव को देना है तो उस गांव को 500 एक ही फल के पेड़ दें, वो भी स्तरीय फल के पेड़ दें, और उन फलों को लगाने का तरीका भी वैज्ञानिक हो। हमारा जो समाज है और खासकर जो ब्यूरोक्रेसी जिसका दायित्व तो होता है कि वो लोगों को समझाए, वो पेड़ तो बांट रहे हैं लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस पेड़ को लगाना कैसे है और कहाँ पर लगाना है। हम छाया वाले पेड़ धूप में लगा देते हैं, धूप वाले पेड़ छाया में लगा देते हैं, और फिर कुछ वर्षों बाद वो खराब हो जाते हैं। इसी तरह हम कुटले कल्चर वाले लोग हैं, कुटला का जो कल्चर होता है हम उसे मतलब एक आधा फीट गड्ढा भी नहीं करते, उस पेड़ को लगा देते हैं, जबकि वैज्ञानिक नियम ये है कि एक फल का पेड़ लगाने के लिए और उससे अच्छे फल प्राप्त करने के लिए कम से कम 2.5 फुट गहरा गड्ढा होना चाहिए, 2.5 फुट चौड़ा होना चाहिए, उसमें खाद होनी चाहिए। तो हम उस पेड़ को लगा के कुटले से खोद कर भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, फिर हम क्या उस पर फल क्यों निकलेंगे? क्योंकि हमारी जमीनें तो चट्टानी जमीनें हैं, सारी नीचे पत्थर हैं, तो बेचारा पौधा अपनी जड़ों को कहाँ भेजेगा? तो हम इसीलिए फलोत्पादन में बहुत पीछे हैं। भले ही हम हमारे आंकड़े जो कहते हैं, लेकिन आप टोटल अभी देहरादून के मार्केट में सेब की पैदावार देख लीजिए कहाँ से आ रखी है, विकास नगर में देखिए, कोटद्वार में देखिए। इसी तरह हम जैसे किसी जगह कोई संतरे वाला गांव बना दें, मतलब 20-20 जो कम से कम बीघे में या बीघा नहीं हो, जैसे हमारे पहाड़ हैं उनमें ऐसे क्षेत्र चुन लिए जाएं जहां हम 200-200 से लेकर 400-400 तक पौधे फलों के लगा दें। अगर संतरा है तो संतरा ही संतरा, कीवी है तो कीवी ही कीवी। हमें यह भी देखना होगा कि हम कौन से पौधे लगा रहे हैं। क्या अमरूद वहाँ अच्छा होता है? तो बहुत अच्छा नहीं होता, तो हम अमरूद का लालच छोड़ दें। हम वहाँ जो अखरोट दे रहे हैं, कौन से अखरोट दे रहे हैं? हम टिश्यू कल्चर वाले पौधे लाकर देना उन्हें, जो भरपूर पैदावार देंगे। अब तो नए जो पौधे आ रखे हैं जो 5 साल में फल देते हैं, ऐसे पौधे दें जिनकी उम्र भले ही कम होती है, लेकिन वो एक पेड़ 100 किलो एक सीजन में फल देता है। अगर हमने एक जगह 100-200 पौधे लगा दिए तो कितने फल देंगे? तो कहते हैं कि जब एक अमरूद नहीं, एक जो अच्छे फल का बाग हम लगाते हैं बड़े स्तर पर, तो वो एक गांव का पालन कर सकता है। हम कई बार खतरों की बात करते हैं कि बंदर खा रहे हैं, लंगूर खा रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, तो कहते हैं कि जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ को पक्षी भी खाएंगे, बंदर खाएंगे, बच्चे भी तोड़ेंगे, उसको जो आने जाने वाले राहगीर भी खाएंगे, मेहमान आएंगे वो भी खाएंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन जब हम एक फलों का बाग लगाते हैं जिसमें 100-200 फलों के पेड़ होंगे, तो मनुष्य उसकी रक्षा करता है। आप हिमाचल में जाइए, वहाँ सेब उगाते हैं तो उसके ऊपर नेट डालते हैं, और नेट डालते हैं तो उसके अंदर बंदर भी नहीं घुसता, उसके अंदर तोते भी नहीं घुसते। तो प्रश्न ये है कि सही डायरेक्शन के लिए देने के लिए दायित्व किसका है? हमें यदि पौधे देने हैं तो हमें उनको शिक्षित भी करना चाहिए, तभी हमें लाभ होंगे।
सर जैसे आप अभी कह रहे थे कि जो योजना है वो धरातल तक नहीं पहुंच रही, तो ये कमी किसकी मानते हैं आप, आम इंसान की या फिर हमारे जो विधायिकी है या फिर हमारी जो कार्यपालिका है, आखिर इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसका जो पहला जिम्मेदार है वो हमारा समाज है। हमारा समाज वो जो योजनाएं होती हैं उनको उस स्तर पर नहीं समझ पाता जहां पर उसे समझने की जरूरत होती है। इसमें दूसरा दोष तो ब्यूरोक्रेसी या जो हमारी नौकरशाही है उसका तो है ही है। वो जब गांव में योजनाओं के लिए काम करती है तो उन्हें इस तरह का साहित्य पहले उपलब्ध करा देना चाहिए कि मधुमक्खी कैसे पाली जाए। अब ठंडे गांव में मधुमक्खी दे दिया आपने तो वो सर्दियों में मर जाती है। वहां कौन सी मधुमक्खी अच्छी होगी ये हमें उन्हें बताना होगा। मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है इसकी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इसके लिए लिटरेचर भी आम हो जाना चाहिए और ये हमारे पाठ्यक्रमों में हो जाना चाहिए। मधुमक्खियों के बारे में, फूलों के बारे में, उन्हें परागण में क्या समस्या आती है, मधुमक्खी कितने किलोमीटर तक जाती है और पहाड़ में क्यों नहीं सुरक्षित रह पाती, उन्हें क्या क्या कीड़े खा जाते हैं। तो ये सब पूरा नॉलेज व्यापक स्तर पर समाज में चर्चा होनी चाहिए और गांव गांव में इस पर गोष्ठियां होनी चाहिए। होता क्या है कि जब कोई योजना आती है तभी आप किसी को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन ब्लॉक का एक दायित्व तो होना चाहिए कि वो हर गांव में कम से कम 2-3 महीने में एक ऐसी गोष्ठी करे, जो इच्छुक हैं वो अपने आप उसको अटेंड करने आए और जिसकी इच्छा होगी वो प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेगा और जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेगा। बागवानी के भी ऐसे हैं, बागवानी के भी हमें वो पौधे नहीं मंगाने चाहिए जो बहुत अच्छे, जिन पे फलन पहाड़ में नहीं होता, ये बहुत अच्छे फल नहीं होते। और हमें अब ये दृष्टि रखनी है क्योंकि अब आज समाज जो है कि तरक्की चाहता है और ज़रूरत भी आज की। हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि कोई पेड़ 50 साल या 30 साल में फल देता हो, जब एक आदमी लगाता हो बूढ़ा हो जाता है। हमें ऐसे पौधे उपलब्ध कराने चाहिए जो जल्दी से जल्दी फल दें 4-5 साल में, और उनकी पूरी तकनीक क्या है, उनकी रक्षा क्या है, वो किस एल्टीट्यूड पे लगते हैं, वो धूप वाले शेड में उगते हैं कि छाया वाले स्थान में उगते हैं, ये पूरा नॉलेज पर्चों से उन्हें देना चाहिए। और इस तरह की गोष्ठियां नियमित रूप से ब्लॉक में नहीं, गांव में जाकर करनी चाहिए और जनता को बुलाना चाहिए। अब दिक्कत क्या हो रही कि जनता, जो कॉमन मैन है बेसिकली पहाड़ का आदमी, वो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और ब्यूरोक्रेसी से उतना जिससे उसका संबंध नहीं है बहुत अच्छा। तो जब वैसे लोग जाते हैं तो लोग उसमें कम रुचि लेते हैं, आधे इसलिए कि आधे उनसे झिझकते हैं। दूसरा, ये दुराव छिपाव वाली बड़ी समस्या पहले से ही है। वहाँ पर हमारा जो कोऑपरेटिव आंदोलन है, उत्तराखंड में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, लेकिन हम पाते हैं कि हमारा जो सहकारिता का आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। जैसे हम गुजरात में आनंद के उसको आंदोलन को मानते हैं, या लिज्जत पापड़ जैसी चीज़ें वहाँ उन्होंने प्रोड्यूस कर दी हैं, या राजस्थान में से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी जो उत्पाद है उसका जो मूल्य संवर्धन करके मार्केट में बहुत सारा नहीं आता है। तो हमें इन चीज़ों पर समाज में खुलकर चर्चा करनी चाहिए, अपनी चीज़ों के महत्व को प्रतिपादित और स्थापित भी करना चाहिए। तब शायद एक नई चेतना फैलेगी और जो समाज है उस विकास में स्वयं भी भागीदारी करने के लिए तत्पर होगा। नहीं तो समाज एक तरफ है, ब्यूरोक्रेसी एक तरफ है, और जो बीच के नेता हैं वो एक तरफ खड़े हैं। और नेता के स्तर पर और गांव वालों के स्तर पर उस प्रॉपर समझ का भाव है जो सरकार के पास है, जो वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं, वो समझ वहां तक जानी चाहिए। सर आपसे आखिरी सवाल, आप साहित्यकार भी हैं, लेखक हैं, और धात के जरिए आपने लोक संस्कृति को संरक्षित काम करने का और बढ़ावा देने का काम भी किया है। सर इन 20 सालों में आप क्या देखते हैं कि हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है, हमारे जो साहित्य है वो किस ओर जा रहा है? क्या सरकार की तरफ से ऐसे कोई अभी तक काम हो रहे हैं जो इनको संरक्षित करें? देखिए, जहाँ तक हमारे साहित्य और संस्कृति की बात है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम दुनिया की बहुत सारी भाषाओं पर और संस्कृतियों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव है, और ये अब सोशल मीडिया एक नया आ गया, इसका भी प्रभाव है। प्रभाव क्या, दबाव है। तो इन सबके समक्ष संकट है, खासकर भूमंडलीकरण हो रहा है। तो जो हमारे यहाँ का युवा है वो वैश्विक जो संस्कृति है, जो चल रही, जो ट्रेंड्स हैं, उनको अपना रहा है, तो उसे हम रोक नहीं सकते। दूसरी सब बात, सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है कि सरकार ने अपने स्तर पर संस्कृति विभाग बना रखा है,
भाषा संस्थान बना रखा है, लेकिन आप खुद ही आप देख सकते हैं कि जब क्रियान्वयन करने की बात आती है तो ये लोग गिने चुने ही कार्यक्रम कर पाते हैं। भाषा पर सरकार के स्तर पर कोई बड़ा कार्यक्रम विगत कई दिनों से नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए था। सरकार को भी अपने स्तर पर जो यहाँ की लोक भाषाएं हैं उनके लिए एक संवाद का माहौल बनाना चाहिए, उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना चाहिए। और जहाँ तक समाज में काम करने की बात है, धरातल पर जो कुछ करने की ज़रूरत होती है उसे सामाजिक संस्थाएं तो अपने लेवल पर कर रही हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाओं के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा देर तक, दूर तक और ठोस काम कर सकें। वो दरअसल भावनात्मक रूप से काम करते हैं, जैसे धाद करती है। तो धाद ने जो अपना खासकर लोक भाषा का आंदोलन खड़ा किया, धाद ने ही इसे शुरू किया था, और उसके माध्यम से उसने कविता को जगह जगह पहुंचाया और गांव में जाकर बहुत कोशिशें की। और मैं समझता हूं कि हमने अपने समय में ये एक नियम बनाया था कि जो भाषा अपनी मूल धरती पर बची रहनी चाहिए, क्योंकि हम सब शहरों में करते रहे हैं और शहरों में कोई गढ़वाली, कुमाऊनी या जौनसारी 2-3 घंटे के लिए बनता है। दिल्ली में आज़ादी के बाद से लगातार ये कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पर प्रोग्राम में 2-3 घंटे कोई आया, गढ़वाली बोली, किसी ने हिंदी में बोला, किसी ने अंग्रेजी में बोला, फिर अपने अपने चले गए। तो भाषा को हम दिल्ली में नहीं बचा सकते, क्योंकि उस पर बाजार का दबाव है। बाजार किस चीज़ का है? अंग्रेजी का या हिंदी का? हमारी भाषाओं का कोई बाजार नहीं है, हमारी संस्कृति का कोई बाजार नहीं है। अब सामाजिक स्तर पर हम कुछ प्रयोग करते भी हैं तो वो बहुत सफल नहीं हो पाते। इसके लिए सरकार को ही आगे आना होगा और ऐसे लोगों को प्रमोट करना होगा। प्रमोट भी क्या करना होगा कि जो अपनी संस्कृति को मूल धरती पर कर रहे हैं उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। लेकिन हम अपनी संस्कृति के जो संस्कृति कर्मी हैं या जो तमाम लोग हैं उनको वहाँ न ढूंढकर जो शहरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो किराए की ड्रेस लेकर सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, उनको अनुदान या सहायता करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वे संस्कृति को बहुत ज़्यादा नहीं ले जा सकते, वो उतने गंभीर नहीं है। जो धरातल पर काम कर रहा है उसकी मदद करनी होगी। यही कारण है कि हमारे यहाँ से हुड़का बजाने वाले गायब हो गए, ढोल दमाव बजाने वाले गायब हो गए। कई गांव में ढोल दमाव भी गायब हो गए, उन्होंने वो कर दिए ख़त्म, मतलब या तो बेच दिए या नहीं रखे। तो ये आप लगातार देखिए, और अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे और सपोर्ट से भी ज़्यादा इनका सम्मान नहीं करेंगे तो संस्कृति के मूल संवाहक यही हैं, हम इनको कतई नहीं बचा सकेंगे। मुझे लगता है कि सम्मान इसमें बहुत बड़ी बात है, और सम्मान के अभाव में हमारे लोग जो इन कलाओं के वारिस थे, जो इसके संवाहक थे, वो इस काम को लगातार छोड़ते जा रहे हैं। और जो आम समाज आ रहा है वो अपने स्तर पर काम करेगा, लेकिन वो बहुत दूर तक इसे नहीं ले जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं जो नवानी जी ने कहा है कि अगर हमें अपनी संस्कृति बचानी है या साहित्य बचाना है तो उसके लिए हमें जो संवाहक है, जिन्होंने जो संस्कृति पे मूल रूप से काम कर रहे हैं, गांव के स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ पंकज गर्ला, समय साक्ष्य, देहरादून।